वेलकम बैक टू चैनल एक्सेल ज्ञान। मैं आज की क्लास में आपको प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। यानी आज की क्लास में प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ये गारंटी है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। यह 2020 में पूछा गया है। ये देखिए, सीधा करने का क्या तात्पर्य है? सीधा करने का तात्पर्य है कि प्रतिबिंब जो आपका वह आभासी है। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी है। जिस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा होगा? सीधा होगा। तो आप बताइए भाई, किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है? देखिए, समतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है और अवतल, तीनों दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में ना एक कंडीशन में आपका क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन क्या करा है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित, माने कितनों दूरी पे, वक्रता त्रिज्या पे हो, वक्रता केंद्र पर हो, अनंत पर हो, कहीं पर हो, किसी भी जगह हो, तब प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। तो वह दर्पण क्या होगा? तो वह दर्पण आपका उत्तल होगा अथवा वह दर्पण आपका समतल होगा। तो सही आंसर होगा डी, समतल या उत्तल दोनों होगा। ठीक है। लेकिन जब हम अवतल दर्पण की जब बात करें, अगर अवतल दर्पण में कहीं पर हम रखेंगे तो वह क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बने। सिर्फ एक सिचुएशन, सिर्फ एक कंडीशन होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर ऐसा कहता कि दर्पण माने निम्नलिखित में किस दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बन सकते हैं? किस दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बन सकते हैं? आभासी प्रतिबिंब बन सकते हैं, तब आपका आंसर होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तीनों आपका आंसर होता है, बन सकते हैं। लेकिन कहा क्या है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर कहीं पर भी रहेगा तो प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होगा, तो दर्पण होगा, तो दर्पण समतल या उत्तल होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में। आप भी जानते हैं, बस क्लास 10th में इतना ही जाने कि सीधी रेखा में गमन करती है। इसके आगे इसके बारे में बहुत सारा चीज है, लेकिन आपको इतना ही जानना है क्लास 10th में। तो कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। 2017 में पूछेगा, 2020 में पूछा हो गया। एकदम PYQ टाइप का मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो भाई प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ये तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। कब पूछा गया है? 2015 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के माने परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए, परावर्तन का नियम क्या था भाई? पहले ध्यान दीजिए, परावर्तन का नियम क्या था? ये देखिए, यह आपका समतल दर्पण था, यहाँ से आपतित किरण आती थी, यहाँ से परावर्तित किरण चली जाती थी। ठीक है। इसके पीछे एक नॉर्मल था। तो पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, तीनों एक ही तल में होते थे, तीनों एक ही प्लेन में होते थे। और दूसरा नियम क्या था कि ये वाला जो आपतन कोण है, ये वाला परावर्तन कोण है, ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर। आई अगर 50 डिग्री होता है, यही 50 डिग्री होगा। अगर परावर्तन के नियम का अगर मेरा वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। मैं कमेंट में पिन कर दिया हूँ। परावर्तन का नियम अगर आप नहीं जानते तो वहां से देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी परावर्तन का दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो आपका, वो किसका उदाहरण है? तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ये आप क्लास 10 में आप पढ़े भी हुए हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। यानी जब याद कीजिए कि जब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता जब आपको मैंने बताया था, आभासी होता है, सीधा होता है, ठीक है, और वस्तु के बिल्कुल बराबर होता है। वस्तु के बिल्कुल बराबर होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है? आभासी होता है, यानी वर्चुअल इमेज होता है, सीधा होता है और बराबर होता है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? काल्पनिक और आभासी। तो काल्पनिक आभासी होगा। अगर काल्पनिक आभासी बराबर दिया रहता है तो काल्पनिक आभासी बराबर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। देखिए, आपको मैं उत्तल दर्पण बताया था कि जब अवतल दर्पण के मुख के समानांतर किरण आती है और परावर्तन का जिस बिंदु से कटता है, जिस बिंदु पर कटता है, उस बिंदु का कहते हैं फोकस करते हैं, तब ये इसका फोकस बनता है। लेकिन समतल दर्पण में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जब समतल दर्पण के मुख के समानांतर किरण आती है तो वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है, 90 डिग्री पर उसी रास्ते से वापस चली जाती है, कहीं पे मिलती ही नहीं है। इसी कारण इसका माना जाता है कि इसका फोकस दूरी अनंत पर है। इसका सही आंसर होगा अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा समान आकार का बने? 2021 में पूछा गया है। तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं अवतल दर्पण में किरण आरेख, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दिया हूं। ठीक है, तो वहां से आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, कहाँ सी पर रखते हैं, तो बिल्कुल एकदम समान आकार का प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो मैं बताया, उत्तल दर्पण में जो हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है ना, उत्तल दर्पण जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। और जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो क्या होगा? वो सीधा होगा। वो क्या होगा? सीधा होगा। आभासी होगा, सीधा। लेकिन उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से कैसा होता है? छोटा होता है। वस्तु से छोटा होता है और हरांशित होता है। क्या होता है? हरांशित होता है। देखिए ऑप्शन क्या दिया होगा? सीधा आवर्तित ये नहीं होगा, उल्टा आवर्तित ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। इसका सही आंसर होगा सीधा एवं हरांशित होगा। सीधा एवं हरांशित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र कब का पूछा गया? 2021 में, 2020 में। बोलना ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है। तो दर्पण सूत्र का आपका 1/v + 1/u = 1/f। ये तो हर कोई जानता है जी। इसमें क्या बताना? अब बताइए,
दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या ऐसे भी पूछ सकता है हजामत के लिए, किसके लिए, हजामत के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या सर्च लाइट में, किसमें, सर्च लाइट में किसके लिए उपयोग किया जाता है, या ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर द्वारा उपयोग करने वाला दर्पण क्या है, या कोई माने कोई दांत के डॉक्टर है या दंत विशेषज्ञ है, यानी तो वो कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे, तभी आपको बताना अवतल दर्पण, किसका उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। जब मैं आपको क्लास में बताया था अवतल दर्पण के उपयोग याद कीजिए, ये सभी उसमें है, तो आपको घबराना नहीं है। पूछ रहा क्या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त है। अब पता हजामती के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है, तो बताना अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में बोलेगा तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण बोलेगा, हेडलाइट में अवतल दर्पण। डॉक्टर द्वारा दंत विशेषज्ञ यूज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए अगला ही क्वेश्चन आ गया, किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होगा निम्नलिखित में से कौन है, 2020 में पूछा गया, अवतल दर्पण होगा। अभी मैं बताया हूँ, उपयोग में बता चुका हूँ क्लास में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य साइड मिरर दर्पण के रूप में किया जाता है, या 2019 में पूछा गया है। यानी वाहनों के साइड मिरर में जो आप पीछे जो लगा रहता है, पीछे गाड़ी को आने के देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण आता है, वो उत्तल दर्पण आता है। अब देखते हैं उस उत्तल दर्पण में ना प्रतिबिंब छोटा मिलता है, कैसा मिलता है, छोटा मिलता है और आभासी मिलता है। आभासी मिलता है इसका मतलब क्या है कि सीधा प्रतिबिंब मिलता है, कैसा मिलता है, सीधा प्रतिबिंब मिलता है और हरांशित रहता है, कैसा रहता है, हरांशित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब दूरी ली जाती है, जो 2019 में पूछा गया है। तो जो बिंब दूरी है ना वो ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। अगर आपको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी पे अगर वीडियो चाहे तो कमेंट करिए, इस पर मैं एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा, एकदम ट्रिकी बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये 2019 से पूछा गया है। ये भी आपका चिन्ह परिपाटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो धनात्मक होती है। अगर अवतल की फोकस दूरी पूछे तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या पूछे तो ये भी ऋणात्मक होती है। यानी इसमें वस्तु की ऊंचाई छोड़कर जितना सब कुछ पूछे अवतल दर्पण सब ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी छोड़ के जो पूछे सब धनात्मक होती है, सब धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। मैं आवर्धन का भी वीडियो नहीं बनाया हूँ। आवर्धन यानी m बराबर का है, अगर m पॉजिटिव है यानी आवर्धन प्लस है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब आभासी है। प्रतिबिंब कैसा है भाई, आभासी है। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। अगर m यानी आवर्धन नेगेटिव है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। कैसा, प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है। अगर आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह पूछा, ऋणात्मक मतलब क्या, माइनस। अगर माइनस है तो क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, आपका वास्तविक होगा। अगर धनात्मक बोलता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। इसका सही आंसर होगा वास्तविक और उल्टा होगा। और आवर्धन बराबर होता है, आप लोग जानते हैं आवर्धन m बराबर होता है HI/HO बराबर -V/U। कभी कभी देखेंगे ना m बराबर सीधे HI/HO भी दे देता है, या कभी कभी m बराबर V/U भी दे देता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण के उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। मैं बताया था ना अवतल दर्पण के उपयोग में कि डॉक्टर भी यूज करते हैं। ये 2001 का प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दंत विशेषज्ञ किसका दर्पण बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेगा, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है कि उत्तल दर्पण में, नहीं समतल दर्पण में बराबर बनता है। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, बराबर बनता है। कैसा बनता है, बराबर। उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में छोटा, बराबर, बड़ा तीनों बनता है। तो बड़ा देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे भाई, बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है, अवतल दर्पण। इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अगर आप याद किए होंगे तो याद भी होगा, आप ट्रिक से भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब दर्पण पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ये भी 2018 में पूछा गया है। ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण। और यहाँ पे एक क्या कहते हैं, मान लीजिए बिंब एक वस्तु है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहीं इस पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। अब इसका फोकस दूरी जो हम निकालेंगे तो दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी यहाँ से नापेंगे, और दर्पण और क्या कहते हैं बिंब के बीच की दूरी नापेंगे, तब ना हमको जाकर मिलेगा भाई प्रतिबिंब। बिल्कुल ये मिलेगा। तो इसका ऑप्शन है पहला कि दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, बिल्कुल दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी हमको नापना है, ठीक है। दूसरा है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, बिल्कुल दोनों नापना है। इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों हमको मेजर करना, तभी हमको फोकस दूरी मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, गोलीय दर्पण के पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहता है, ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो आप भी जानते हैं, मैं लेक्चर में बता भी चुका हूँ क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर 2018 में पूछा गया है। देखिए उत्तल दर्पण क्या है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, प्लस होती है। इसमें वस्तु दूरी छोड़ के सब प्लस में होता है, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई छोड़ के सब निगेटिव में होता है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, जिसकी वक्रता त्रिज्या इतना, तो हम लोग जानते हैं सूत्र से r बराबर क्या होता है 2f। r का मान कितना दिया हुआ है 32 बराबर 2 और f भाई गुना में कहाँ चला भाग में, तो यानी f बराबर हो जाएगा, कट के यहीं से काटना दीजिए, कहना 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है। ये सही आंसर होगा प्लस 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया था। मैं पहले बता देते 2017 में पूछा गया अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है 2015 कंपार्टमेंटल में पूछा गया काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। अगर पूछे वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपको बताना उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के सभी समय r बराबर 2f होगा, 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। 2013 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया ये क्वेश्चन है। मैं बताया था अवतल दर्पण कितना केस, एक केस जब वस्तु अनंत पर आती है, वस्तु कहाँ आती है अनंत पर, दूसरा केस अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है, तीसरा केस जब वक्ता केंद्र पर होती है, और चौथा केस देखिए, चौथा केस कहाँ रहती है जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रहती है, और पांचवा केस जब वस्तु फोकस पर रहती है, और छठा केस जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रहती है। तो ये वाला देखिए मैं अभी टिक कर देता हूँ, ये अनंत पर आती है, अनंत वक्ता केंद्र के बीच में रहती है, वक्ता केंद्र पर रहती है, वक्ता केंद्र फोकस के बीच में रहती है, फोकस रहती है, तब ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। कब बनाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। लेकिन जब फोकस और पोल के बीच में रहते हैं, फोकस और पोल के बीच में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, फोकस और पोल के बीच में रहते हैं ये, तब ये जाकर कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। और आभासी में भी कैसा बनाते हैं, वस्तु से बड़का बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, वस्तु से बड़का बनाते हैं ये, ठीक है। तो इसका आपका सही ऑप्शन कौन सा होता है पता है, वक्ता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, कहने का मतलब है फोकस और पोल के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, दोबारा बाद में पूछा गया है। माने किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी इसका कहने का मतलब है कि कौन कौन ऐसा दर्पण है जिसमें कहीं पे वस्तु करे कितना दूर खड़ा हो जाए इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही मिलेगा। कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा। सीधा भाई किसमें मिलता है, अवतल में तो मिलता नहीं, एक केस में मिलता है भाई, अवतल होगा नहीं, उत्तल में मिलता है, समतल में मिलता है। जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समतल अथवा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है भाई, ये चित्र परिपाटी के नियम पर आधारित है, देख लीजिए 2022 में पूछा गया है। मैं फिर से बता देता हूँ, अवतल दर्पण में जो वस्तु की ऊंचाई छोड़ के बाकी सब निगेटिव है, और उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी को छोड़ के सब पॉजिटिव है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, अगर उत्तल दर्पण की यहाँ पे पूछता है तो धनात्मक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा 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 क्या कर रहा है, हमेशा क्या कर रहा है, हमेशा अगर है किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए उत्तल में ही हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अवतल में हमेशा नहीं होता, कभी बराबर बनता है, कभी वस्तु छोटा बनता है, कभी वस्तु से बड़ा बनता है, और समतल में तो हमेशा बराबर ही बनता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा उत्तल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 2017 में पूछा गया है फर्स्ट सीटिंग में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, 2017 में पूछा गया, मैं उपयोग बता दिया था, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में बताते से पहले, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आप भी जानते हैं, मैं बता भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, 19 में 2022 से पूछा गया, तो सबसे अधिकतम जो होती है वो निर्वात में होती है। किसमें होती है, निर्वात में। अगर ऑप्शन में निर्वात नहीं है तो हवा में बताना है, किसमें बताना है, हवा में बताना है। मैं एक पॉइंट की बात बता दूं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल जो होती है ना, प्रकाश की जो चाल निर्वात में होती है उससे थोड़ा सा कम, प्रकाश की जो चाल होती है उससे थोड़ा सा कम हवा में होती है। क्या होती है, थोड़ा सा हवा में कम होती है, यानी निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल कम होती है। क्या होती है, कम होती है। अगर ऑप्शन में निर्वात है तो भाई पहले निर्वात को टिक लगाना है, अगर निर्वात नहीं ऑप्शन में तब जाके आपको हवा में टिक लगाना है, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो भी आपको निर्वात में ही टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो यह सूर्य है, या पृथ्वी मुख्य स्रोत यही सूर्य है। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2021 में पूछा गया, तो 2 माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण है। बताइए जिस दर्पण का फोकस दूरी प्लस रहता है वो कौन सा दर्पण है भाई, याद कीजिए भाई, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण। जिसका फोकस दूरी प्लस में कौन दर्पण, उत्तल दर्पण है, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण। अगर -20 सेंटीमीटर देता तो अवतल दर्पण हो जाता, तो इसका क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा, जो 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैलीय कागज जो होता है या घिसा हुआ कांच होता है, तो ये आपका पारभाषक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में होती है, प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग स्पीड चलता है, यानी प्रकाश हवा में अलग स्पीड से चलता है भाई, निर्वात में अलग स्पीड से चलता है भाई, कांच में अलग स्पीड से चलता है, तेल में अलग से स्पीड से चलता है, और क्या कहते हैं नायलॉन वगैरह वगैरह बहुत अलग अलग स्पीड से चलता है, इसलिए इसका सही अर्थ होगा भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखिए ये भी मैं अभी बताया था आपको कि ये जो हवा था, हवा में निर्वात की अपेक्षा हल्का कम, माने थोड़ा सा कम स्पीड में चलता है, तो ये बताया था ना कम, यानी वायु में प्रकाश चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया हूँ। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है तो कांच में होता है, अगर ऑप्शन में हीरा हो तो हीरा को टिक लगाना है। यानी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, जिसमें प्रकाश क्या कहते हैं अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। कॉन्सेप्ट ये लगता है, ठीक है, आप लोग याद करके रहते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ। इतना आपको 38 में क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव कराया है फर्स्ट चैप्टर से, इतना सफिशिएंट है। इससे बाहर बिहार में क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।